स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले प्रयोगशाला विज्ञान पे आधारित कुल 50 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज़ के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे जो है बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट की तैयारी कराई जा रही है और इसके लिए बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वैसे फील्ड असिस्टेंट की रिज़ल्ट के बारे में भी हमने बताया था कि जनवरी में आएगा और रिज़ल्ट आ गया है। और हमारे द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है कि बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में ध्यान में रखते हुए हमारा टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आप इसे ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा के भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 40 से 45, जो 18 जनवरी और 21 जनवरी के एग्ज़ाम हुए। एक एक जो शिफ्ट में 40 से 45 प्रश्न देखने को मिले, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज जो हमारा जो टेस्ट है इसमें हम लोग साइंस स्पेशल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक यानी फंजाई, ऑप्शन सी विषाणु यानी वायरस और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई देखना। सबसे पहले सूक्ष्म जीव जो बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो बताया जा रहा है इसे नंगी आंखों से आप नहीं जिसे देख सकते हैं उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 4 जो होते हैं ये आप देख सकते हैं, चारों सूक्ष्म जीव ही हैं, क्योंकि उन्हीं के ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न को आपने समझ लिया, बात कर लेते हैं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से देखेंगे। तो वायरस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह आपके जब शादी हो रहा है किसी का भी, तो उसके लड़की को जो है मायके से जो दहेज मिलता है, खटारा गाड़ी मिलता है, जो आपके काम का नहीं है, घर में सिर्फ शोभा बढ़ा रहा है, ना आप उसे बाहर फेंक सकते हैं ना घर में रख सकते हैं। तो उस खटारा गाड़ी के समान है कि हमारे शरीर से जब ये बाहर रहता है तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, और जब शरीर में आता है तो ये क्या होता है, सजीव अवस्था में आ जाता है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। आप कैसे देखिएगा, जैसे मान सकते हैं आप कोविड के दौर को याद कीजिए। कोविड-19 में आपने पढ़ा होगा कि लोहा पे सबसे ज़्यादा समय तक ये वायरस जिंदा रहता है। जैसे ये मान लेते कोई लकड़ी का टुकड़ा है और यहाँ पर जो है लकड़ी पे है तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कि ये किसी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, मुन्ना मुन्नी कोई भी है, इसके शरीर में अगर प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, प्रवेश करने के बाद क्या कर देता है, यहाँ पे अपना गुल खिलाना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, ये यहाँ पे अपनी आबादी बढ़ाने लगती है। 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे ये आबादी बढ़ाने लगती है। और आबादी बढ़ाने का इसका तो फैमिली प्लानिंग हो जाता है, इसका परिवार बढ़ने जाता है, ये आबादी एक जनसंख्या बढ़ा लेता है अपने आप में। लेकिन ये जो होस्ट होते हैं कि जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसके लिए काफ़ी घातक हो जाता है और उसको कई सारे बीमारी को जन्म दे देता है। आपने सुना होगा कि वायरस बहुत खतरनाक होता है। तो ये वही वायरस है कि अगर मानव शरीर के बाहर में तो ये निर्जीव अवस्था में है और जब अंदर आता है तो ये सजीव अवस्था में होता है। इसलिए से बताया जा रहा है कि विषाणु और जीवाणु दोनों के रूप में काम करता है। कोविड-19 के दौर में आपने इसको देखा होगा, क्योंकि कोविड-19 भी जो लोगों को होता था वो जो होता वायरस का ही रूप था। आपने सुना होगा कई सारे वायरस, जैसे पोलियो रोग ये वायरस के कारण ही होता है। आपने अभी सुना ही होगा एड्स होगा, जो कि एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ जो है वायरस से होने वाले रोग हैं, बहुत ही भयानक होते हैं। और वायरस में ही ये गुण पाया जाता है कि सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में होता है। वायरस के बारे में और अगर बात किया जाए तो वायरस का अगर खोज की बात किया जाए, किसने खोज किया था, D.I. इवान वास्की के द्वारा किया गया था। इवान वास्की के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को देख लीजिएगा। तो हमने विषाणु से संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आप बात कीजिए जीवाणु की, तो जीवाणु की खोज किसने किया, अभी हाल ही में दरोगा में पूछा गया था कि जीवाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था। याद रखिएगा, ल्यूवेन हॉक है, उनके द्वारा जो है जीवाणु को सर्वप्रथम खोजा गया था। तो हमने ये विषाणु के बारे में और जीवाणु के बारे में एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया। प्रयोगशाला सहायक के लैब असिस्टेंट के जब प्रयोगशाला विज्ञान पर आधारित 50 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, पूछा जा रहा है
कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है चालन, तीसरा ऑप्शन है निक्षेपण और ऑप्शन डी है आपके इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए, तीन अवस्था आपने देखा होगा, पदार्थ की तीन अवस्था सामान्यतः होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक मिनट इसको फिर से समझा देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे दो और भी अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जब क्या होता है, जब सॉलिड को गर्म कीजिएगा तो वो लिक्विड में बनेगा। इस सामान्य अवस्था की बात किया। लिक्विड के क्या होता है, ये जब गर्म कीजिएगा तो गैस में तब्दील हो जाता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है कि जब सॉलिड को गर्म कीजिएगा तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है गैस को, यानी कि गैस जो है ठोस में। और गैस ठोस में कब बदलेगा, तो ये ठंडा करने पर होता है। यानी कि सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, जैसे आपने कपूर को देखा होगा, कपूर सामान्य अवस्था में ठोस में है, उसको गर्म कीजिएगा यानी आग दीजिएगा तो गर्म होगा तो गैस बन जाता है। वो नैफ्थलीन हो, कपूर है, वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ यानी ऊर्ध्वपातक का है। लेकिन जब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि गैस को, प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि गैस को जो है सॉलिड में बदला जा रहा है, तो ये ठंडा करेगा तो क्या कहलाए, तो ये रिवर्स सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन व्युत्क्रमण कहलाता है, जिसे सामान्य शब्दों में निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हमने लगभग सारी पॉइंट को बता दिया। तो दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हमारे चैनल पे जो है बिहार करंट अफेयर्स वीकली, मंथली और जो है डेली करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जाती है। पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के 3 और कुल 133 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट हो, लैब असिस्टेंट हो या किसी भी एग्जाम हो, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। और हमने बताया कि बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट में आपके करंट अफेयर्स के भी 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार एसएससी के जो लैब असिस्टेंट के सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इसके अलावा जो अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, तो आपको लास्ट के 3-4 महीने के करंट अफेयर्स देख लेना चाहिए। और इसके लिए जो हमारे चैनल पे जो डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स आएंगे उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो भी आपको देखते रहना होगा। देख सकते हैं बिहार दरोगा का आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ का वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। अपकेंद्रीय बल हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, दूध से मक्खन निकालने का जो सिद्धांत होता है ये अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। और यही अपकेंद्रीय बल पे जो है आपका जो है वॉशिंग मशीन भी काम करता है। और यही अपकेंद्रीय बल पे आपको जो होता है, ये जो आपने देखा होगा मौत का कुआं भी इसी पे काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रजनन अंग नहीं है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे देखा जाए, पूछा जा रहा है नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला है पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी फूल की पंखड़ी का भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके बेसिक्स की बात किया जाए कि जो पादप होते हैं यानी जो फूल होते हैं उनमें प्रजनन अंग कौन कौन होता है, तो पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है, जिसमें आपके एस्टिग्मा भी आ जाता है, वर्तिकाग्र आ जाते हैं, सारा चीज़। और जो गैर प्रजनन अंग जो सहायक अंग होते हैं इनमें ये 2 होते हैं, बाह्य दल जिन्हें सेपल्स कहते हैं और एक पंखुड़ी होता है जो पेटल्स होता है। ये बाह्य दल और पंखुड़ी यानी कि जो सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ये जो है प्रजनन अंग नहीं है, तो ये दोनों आपके नहीं हो जाएंगे। जबकि स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों जो होता है ये प्रजनन अंग होते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि श्वसन एक अभिक्रिया, यानी कि श्वसन के बारे में पूछा जा रहा है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। एक है उष्माक्षेपी, एक है उष्माशोषी, ऑप्शन 3 है रेडॉक्स यानी जिसमें दोनों आ जाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो आपने अगर बेसिक्स की बात किया जाए तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, आपको उष्मा निकलता है यानी आपको मिलता है, प्रदान यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
ऊष्माक्षेपी की बात करें, आपको ऊर्जा मिल रहा है। और ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है, आपको अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे पानी है ठंडा, उसको गर्म करने के लिए ऊष्मा देना होती थी, ऊष्माशोषी है। और जो आप खाना पीना खाते हैं उससे क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। तो श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर नहीं पता है तो मत लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आप इस श्लोक को छोड़ कर मोक्ष श्लोक की तरफ चले जाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो है नहीं कि 10 मिनट तक अपनी सांस को रोक के मौत को छू के वापस आ सकते हैं। तो ये ऊष्मा जो श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिए एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछा जाए इसका मुख्य घटक कौन है, आपके ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन जो सेकंड है हेक्सेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीएनजी का मुख्य घटक जो हो जाता है वो होता है मीथेन, होता है CH4, इसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और जो है आपके ऑप्शन डी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी ये 3 जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसमें भी N2 आप जान सकते हैं, इन्हें डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोला जाता है। लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस भी इसे बताया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी ग्रीवा यानी गर्दन के आसपास, ऑप्शन सी जननांग में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन भी आपसे BPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो देख सकते हैं मस्तिष्क में 3 ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा। एक होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष को याद रखिएगा पिट्यूटरी भी बोला जाता है, तो यही पिट्यूटरी पीयूष हो गया। एक जो होता है आपकी पिनियल ग्रंथि होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये मस्तिष्क में 3 ग्रंथि मिलते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, पिनियल ग्रंथि और जो आपके थर्ड जो होते हैं हाइपोथैलेमस जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग यानी कि त्वचा के माध्यम से कौन सांस लेता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से, स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेते हैं, तो उसी तरीके से त्वचा से कौन सांस लेता है। आपके ऑप्शन दिए गए काकरोच हो गया, मेढक हो गया, शार्क हो गया, वेल हो गया। तो ये सारे कौन हो जाएंगे, इसमें कौन हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा। मेढक और केंचुआ जो है ये त्वचा से सांस लेता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया कि मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पे आपको आधारित है। मौत का कुआं आपने देखा होगा, जो मेला लगता है वहाँ पे, मेला में जरूर कहीं भी मेला अगर लग रहा है तो मौत का कुआं वहाँ पे दिखाया जाता है। और वहाँ पे आपने इस तरीके का देखे होंगे, तो वहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम करता है। हमने स्टार्टिंग में बताया, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिएगा, अपकेंद्रीय बल, अस्थायी संतुलन और ऑप्शन डी है बल आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल होता है। आप कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, अपकेंद्रीय, इसका मतलब तो अगर ये है तो ये केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि जो है इसे केंद्र से परिधि भी बोला जा सकता है, कि तरफ बल जो लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहता है। और इसी बल के कारण जो होता है अगर ये बल कार्य नहीं करेगा तो एक वस्तु क्या हो जाएगा, ये बाहर खींचे रहता है। देखिए केंद्र से बाहर इस तरीके से लगा तो वस्तु को बाहर खींचा। तो मौत का कुआं आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से जो गाड़ी चलाते रहता है तो ये बाहर खींचे रहता है ये बल। अगर ये बल नहीं काम करेगा तो मौत का कुआं घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और सूर्यधाम में चला जाएगा। हो सकता है मौत के कुआं दिखाते दिखाते खुद जो है हम लोग पहुंच जाए। तो इसीलिए क्या होता है, याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल जो होता है मौत के कुआं के सिद्धांत में काम करता है। तो हर जगह फिजिक्स काम करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ बल और काम इसमें सपोर्ट करते हैं, जिसमें घर्षण बल हो जाता है और सर्कुलर मोशन, ये 3 सिद्धांत पे काम करता है मौत का कुआं। नेक्स्ट है, मानव रक्त का सामान्य pH वैल्यू कितना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं,
तो ये हो जाता है 7.4 से लगभग 8 के आसपास होता है। ये एक्चुअली 7.3 से 7.4 के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये इसी के आसपास आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपने सुना होगा कि ताजमहल जो बनाया हुआ है मुमताज़ के महल के याद में बनाया था शाहजहाँ, संगमरमर का है, तो वही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन जो सी है कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो है चौथा जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये इनो आपने खाया हो, गैस को निकालने की दवा होती है, जो CO2 बाहर निकलता है उस चीज़ के लिए। तो ये जो है मुमताज़ जो है ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का जो बाहरी जो छिलका होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, और संगमरमर जो बनाया जाता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 13th नंबर क्वेश्चन, CT स्कैन में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी पराश्रव्य किरणें, ऑप्शन 3 जो है दृश्य प्रकाश, और ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो जो CT स्कैन होता है इसका CT कई बार पूछा गया कि CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो C से होता है कंप्यूटेड, T से टोमोग्राफी, S से स्कैन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कहलाता है, और इसमें एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, एक्सरेज। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? वेल मछली आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, और ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू। तो अपने बचपन में 6-7 के क्लास में जो विज्ञान की पुस्तक आती थी वहाँ पे एक तरफ वेल बना दिया जाता था और इधर लगभग कई सारे हाथी बना दिए जाते थे, और बताया जाता है कि सबसे भारी जो होता है ये सबसे बड़ा जो होता है ये वेल होता है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है? वे वेल मछली होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए केचुआ तथा जोक, ऑप्शन बी मानव वेल, ऑप्शन 3 काकरोच और सिल्वरफिश, और ऑप्शन डी टेडपोल तथा लार्वा और मछली। तो आपके ऑप्शन नंबर जो हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, काकरोच तथा सिल्वरफिश। और ये बता दे रहे कि ये जो टेस्ट सीरीज है बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लैब असिस्टेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा अगर फील्ड असिस्टेंट के मेंस के एग्जाम दे रहे तो वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिहार SSC CGL 4 में भी इम्पॉर्टेंट है, 72 BBPSC हो, TRE 4 के साइंस सेक्शन के लिए, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, क्योंकि यहाँ से साइंस के जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो PPSC में और कई सारे एग्जाम से पूछे गए वहाँ से इंक्लूड करके किया गया। तो निश्चित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर देखें, अगर आप किसी भी एग्जाम GS के दे रहे हैं तो वहाँ पर पूछे जाएंगे। 16वां नंबर प्रश्न है LPG का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दूसरा लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी लिक्विफाइड प्रोटॉन गैस। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th नंबर, बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में DNA का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रांसडक्शन, म्यूटेशन, पाश्चुरीकरण। तो ये हो जाएगा ट्रांसडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि सबसे न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन जो होता है, ये जिसे परम ताप भी बोला जाता है। परम ताप सुनिए, यानी इससे नीचे संभव कोई तापमान नहीं होता, इसलिए सबसे न्यूनतम तापमान होता है। प्रश्न है परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन दिए गए। ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी निल्स बोर, ऑप्शन सी थॉमसन, और ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803-4 के आसपास सर्वप्रथम इन्होंने परमाणु सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचाई पे जाने पे RBC की संख्या में क्या वृद्धि होती है? तो बताया जा रहा है कि हमारा शरीर में जब ऊपर जाइएगा, जैसे समुद्री तल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाइएगा तो क्या होता है, ये जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होते जाता है। और हमें जो होता है सांस लेने के लिए आप सभी को पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है तो सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होता है। और सांस लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है RBC, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, यानी रेड ब्लड सेल। तो इन्हें जो होता है, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये क्या कर देते हैं, अपना उत्पादन यानी अपनी संख्या को बढ़ाने रहते हैं। यानी कि इनकी संख्या मान लेते हैं 10 है, ये लगभग जो होता है 4 से 5 लाख के आसपास होते हैं
मैक्सिमम 4 से 6 लाख के, हाँ 4 से 6 लाख के आसपास है। तो ये अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और इतना बढ़ाने लगते हैं कि जहाँ से भी ऑक्सीजन मिल सकती है, यहाँ से वहाँ से सब जगह से क्या करते हैं, खींचने लगते हैं। और फाइनली जो होता है नहीं मिलता है तो ये नाक के माध्यम से जहाँ होते हैं शरीर के हर पार्ट से बाहर निकल जाते हैं और इनकी संख्या होता है खींच के। इसीलिए जब देखते हैं पहाड़ी इलाके में जाइएगा या फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, या आप जो अंतरिक्ष में जाते हैं या कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं, क्योंकि आरबीसी की संख्या बढ़ने लगेगी तो वो नाक के माध्यम से हमारे नाक से बाहर निकलने लगे, तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से ये ऐसा होता है। तो ये अपने बी का सी हो जाएगा, 20 का। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, आपके ऑप्शन है ए टेस्ला, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी वाट। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है, तसला नहीं है। टेस्ला में यहाँ चावल दाल नहीं बनाना, भात नहीं बनाना, भात दाल चोखा, ये टेस्ला है। और टेस्ला जो कंपनी शायद एलन मस्क की कंपनी, उसका भी नाम टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। और जो बताया जा रहा है इसे जो होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर के नाम से भी, एम्पियर मीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो हमने बताया था और बताया रहे हैं कि इसका ट्रिक इससे पहले डिस्कस किया था, हमने बताया था कि जहाँ पी और एफ, इसका ट्रिक याद रखना है, पी से पेनिसिलिन, एफ से फ्लेमिंग, कभी नहीं भूलिएगा, पी एफ याद रखिएगा। तो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जो टीकाकरण, सूक्ष्मजीव, किण्वन और पाश्चरीकरण के सिद्धांत की खोजों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो इनका नाम हो जाएगा, ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आपके ऑप्शन दिए गए ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये विटामिन के हो जाता है। 25वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिरके का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार, टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिरके का जो स्वाद होता है वो एसिटिक एसिड के कारण होता है और कहीं ना कहीं शराब के उत्पादन में भी ये मदद करता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है दोनों और डी ऑप्शन में से क्यों। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, बी सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जो कि समय ज़्यादा ना हो इसलिए बहुत थोड़ा फास्ट में देख लेते डायरेक्ट आंसर को, ताकि आपको ज़्यादा कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर है लौंग के एक तेल का प्रमुख घटक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। लौंग में आपने देखा होगा कि जो दर्द निवारक के रूप में काम करता है, तो क्या पाया जाता है, तो लौंग में जो है यूजेनॉल पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है ये दर्द निवारक के रूप में काम करता है। तो लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन दिए होंगे, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयोडीन जो होता है ये कमी से घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए ए सोडियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी थोरियम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वैसे सिर्फ सोडियम नहीं है, सोडियम के अलावा आपके लिथियम हो जाता है, उसके बाद अब पोटेशियम हो जाता है। 3 ऐसे धातु है जो क्षारीय धातु होते हैं, ये 3 सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, जिन्हें चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। तो देख सकते हैं क्षारीय धातु होते हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा कई बार इसमें पूछा गया है, जीवन की संरचनात्मक, जीवन हो या जीव भी दे सकता है, कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए ए जीव, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी कोशिका। तो ये डी हो जाएगा, कोशिका हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कोशिका से मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक में से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि दूध निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का घटिया स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दूध जो है डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी का जो दूध जो है ये घटिया स्रोत है, बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर पाया जाता है। नेक्स्ट है
भोजन को पचाने वाला मुख्य अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत जो है पचाने का काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आपके ऑप्शन है ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी ये सभी। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर भी आपने सुना होगा, तो उसी मच्छर में से एक मच्छर ऐसा है जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो आते रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए भौतिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए डार्विन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी जॉनसन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 36 नंबर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको यहाँ पे दिए गए हैं, साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये जो है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। आपने देखा होगा कि चींटी जब काटता है, लाल चींटी या फिर कोई भी चींटी काटता है तो बहुत ही भयानक, बहुत तीव्र गति से थोड़ी देर के लिए दर्द होता, लगता है कि ओह जल गया, काट लिया क्या। तो वही चीज़ होता है, ये फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होगा। तो मनुष्य की जो श्रवण रेंज है ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, और किलो को बता दिया जाए तो आपको 20,000 हर्ट्ज जो होता है। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें क्या है ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी आपको 20 kHz भी दिया रहेगा तो वो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपके, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? आपकी ऑप्शन है ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन डी सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब पूछा जा रहा है कि समस्थानिक क्या है और समभारिक क्या है। तो समस्थानिक जो होता है वैसा तत्व होता है जिसके परमाणु संख्या जो होता है समान होता है और जो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इस पॉइंट को देख लीजिए, जैसे कार्बन का 6 और कार्बन जो होता है 6 12 और कार्बन 6 14, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, क्योंकि एक में 12 और एक में 14 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और समभारिक में जो होता है द्रव्यमान संख्या समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पे, तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे बता दिया था कि वो पीयूष और जो पिट्यूटरी दोनों एक ही होता है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते क्वेश्चन को। यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा पीनियल ग्रंथि, कि पीनियल ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होता है, पीयूष, पिनियल और जो होता है ये हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो देख सकते हैं 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और इतना ही शुद्ध जल जो पीने योग्य पानी है वो भी इतना ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? यानी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो उनमें विखंडन होता है, उनमें जो होता है क्षय होता है, तो कौन कौन तत्व निकलते हैं या कौन नहीं निकलता पूछा जा रहा है। तो जो होता है उसमें 3 निकलते हैं किरणें, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 ही निकलते हैं। तो देख लेते, अल्फ़ा दिया हुआ, गामा दिया हुआ, बीटा दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी कैथोड हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, कि लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा गया। आपके ऑप्शन है ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहा पे जंग लेने पे लोहा का भार जो हो जाता है, ये बढ़ जाता है, बी देख लीजिए, बी होता है। क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, भार इंक्रीज होता है, लंबे समय तक इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र में मिलने वाला प्रोटीन, यानी मूत्र में आपके प्रोटीन मिलते हैं तो कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये देख सकते हैं, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कैसीन है, कैरोटीन है, एल्ब्यूमिन है और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो आपको ब्लड में मिलता है, ध्यान रखिएगा। कैरोटीन बालून में हो जाता है, कैसीन दूध में हो जाता है, तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये आपके टॉयलेट में होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 47, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 45। जिसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 खंड कशेरुकी खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर, हमारी अस्थियां तथा दांत किससे बने होते हैं? आपके ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रवन करती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ए थायराइड, ऑप्शन बी अधिवृक्क, ऑप्शन सी जो है ये पीयूष ग्रंथि, और जो होता है ऑप्शन डी जो हो जाता है ये अग्नाशय। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका संबंध जो होता है, सेक्स हार्मोन का संबंध जो होता है हमारे ब्रेन में आपस माइंड से देखिए ब्रेन में 3 ग्रंथि होता है, हमने बताया था, पिट्यूटरी जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिनियल ग्रंथि, और जो हो जाता है आपके जो हो जाते हैं ये हाइपोथैलेमस। ये तीनों जो होता है ब्रेन में होता है, ब्रेन के द्वारा ही इनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें एक मूड बनाने वाला होता है, सोने उने के लिए बहुत सारा चीज़ का होता है। तो आपने देखा होगा कि इसका संबंध जो कहीं ना कहीं ब्रेन से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब ये एक्टिव लेवल हाई बहुत ज़्यादा हो जाए, देख सकते हैं बहुत सारे रेपिस्ट पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होता है ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित, क्योंकि माइंड को कंट्रोल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके द्वारा ही इसका हार्मोन का स्त्रवन किया जाता है। ठीक है, जो उत्तेजना पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव को उत्तेजित करता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्त्राव के लिए प्रेरित करता है, जो कि सेक्स हार्मोन को का स्त्रवन करता है। नेक्स्ट है 47 नंबर, पिलियन ग्रंथि ऑलरेडी हमने बता दिया, तो ये मस्तिष्क में, ये ऑलरेडी 3 बार रिपीट हो गया, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? तो स्तनधारी में आपके ऑप्शन दिए गए, पैराथायराइड, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन डी किडनी। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो यकृत को लीवर कहा जाता है, याद रखिएगा, और किडनी को वृक्क या किडनी कहा जाता है, याद रखिएगा। आप बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो स्तनधारी या फिर स्तनधारी में हम लोग भी आ जाते हैं। स्तनधारी का मतलब ये नहीं कि जिसके पास सिर्फ स्तन हो। स्तनधारी के लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहचान क्या होता है कि उसमें क्या होगा, बाह्य कर्ण होगा। हम लोग का जो कान में जो लगा रहता है, ये जो बाह्य कर्ण है, इसे कर्ण पल्लव भी बोला, अगर ये नहीं भी रहेगा फिर भी हम लोग सुन लेंगे। तो बाह्य कर्ण अगर जिसमें है और त्वचा पे रोम है, तो समझ के चलिए कि ये स्तनधारी, इसकी पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। तो स्तनधारी की बात किया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो स्तनधारी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है वो होता है यकृत यानी लीवर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लीवर होता है। जो आप चिकन वकन खाते हैं या फिर मटन खाते हैं, तो आप लोग स्पेशली ला के लाल कलर का रहता है, वो ला के उबाल के तल के खाते हैं, तो वही लीवर होता है सारा चीज़ का। और लीवर जो होता है मनुष्य में पाया जाता है, जो कि मनुष्य की या फिर जो स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होती है। ऑप्शन नंबर जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित अस्त्रावी ग्रंथि कौन सी? ग्रंथि 3 होते हैं, एक होता है बाह्य अस्त्रावी, एक होता है अंतःस्त्रावी, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि में आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको पता है तो आपने आंसर मार दिया होगा। फिर भी ऑप्शन देख रहे, थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी इनमें से। अग्नाशय का अगर आपको नहीं पता है तो पैनक्रियाज कहा जाता है, याद रखिएगा। और यकृत को हमने ऑलरेडी लीवर के नाम से डिस्कस किया। तो लीवर तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर तो होगा नहीं। लीवर के बारे में एक चीज़ और है कि लीवर जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये लीवर होगा नहीं, तो अग्नाशय हो जाता है। और थैमस जो हमारा जो होता है वो आपकी वो ग्रंथि नहीं है, थाइमस जो है वो भाई मिश्रित ग्रंथि है, नहीं तो ये होगा नहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का सी अग्नाशय। अग्नाशय ही ऐसा है जो कि सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है, और अग्नाशय जो मानव शरीर की मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा और ओवरऑल दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। और आज का जो लास्ट है इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लग रहे हैं, अगर आप 72 BPSC हो, TRE 4 हो, उसके अलावा CGL 4 हो, दरोगा हो,
बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट या फील्ड असिस्टेंट के मेंस की इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लेते हैं लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दी ए कैसीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन सी एंथोसाइनिन और ऑप्शन डी मेलानिन। तो आपने सुना होगा कि मेलानिन जो होता है, जो काले होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा अधिक होते हैं, क्योंकि मेलानिन का रंग जो गाढ़ा होता है वो कालापन को देता है और कम होता है वो वाइट देता है। तो इसलिए हम लोग के में जो होता है, जो काले लोग होते हैं उन्हें जो होते हैं ये मेलानिन जो है त्वचा के रंग प्रदान करता है। और जो काले होते हैं, खास करके इंडियन काले वाले नहीं, और जो उजले इंडियन वाले बात नहीं, कि जो विदेश में जैसे आपने देखा होगा, रसियन को देखा होगा, ब्रिटिशर्स को देखा होगा, वो सारे की त्वचा मेलानिन बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए उन्हें त्वचा कैंसर भी हो जाता है। इसलिए वो गोवा में आते हैं और गोवा में क्या करते हैं, विकास का आनंद लेते हैं, लेटे रहते हैं। और हम लोग भी उसका पता नहीं, यहाँ ऑलरेडी त्वचा में आपके मेलानिन खूब पाया हुआ है, लेकिन आप जाके फिर भी आप गोवा में जाके आप भी देख खोल के लेट जाते हैं। लेकिन वो लेटने आते हैं एंजॉय के लिए नहीं, वो चाहते हैं कि हमको त्वचा कैंसर से बचने के लिए, लेकिन हम लोग अलग लेके क्या करते हैं, एंजॉय के लिए वहाँ लेटते हैं। तो देख सकते हैं आज के टेस्ट सीरीज में हमने जो है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के लैब असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज सेकेंड को डिस्कस किया, जिसमें साइंस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो अभी पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई है, सिक्किम को मिला है। इस तरीके का ऑलरेडी जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं इन सब की वीडियोज आते रहते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।